हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए एक खुशखबरी है। यूपीएससी एनडीए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अनाउंस करके पहले भी बता चुका हूं कि एनडीए का जो है फॉर्म आपका 15 मई को आ जाएगा। फिलहाल यह 15 मई को ही आ गया था फॉर्म, लेकिन अनाउंस मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे आंकड़े के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एनडीए सेकेंड 2024 के लिए फॉर्म आ चुका है। जिन भाई बहनों को जिनका कौन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। क्या 11th या 12th वाले प्री जो अपेयर 12th अपेयरिंग है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्या केवल जो है 12th पास आउट ही भर पाएंगे, तो इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली, कहाँ से कहाँ तक की एज लिमिट के बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और एग्जाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ क्या लड़कियां भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, लड़कियां भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो एनडीए में अगर ऑफिसर यानी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे वह आर्मी में चाहे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर अगर आपको बनना है तो लड़कियां भी बन सकती हैं। ठीक है, उन सभी पोस्ट के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवल एकेडमी के, और यहाँ पे नेवल एकेडमी और नेवी दोनों के यहाँ पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म की डेट की। तो यहाँ पे फॉर्म की जो डेट है, एप्लीकेशन का जो डेट है वह 15/5/2024 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट है आपका 4 जून। ठीक है, तो 4 जून शाम को 6 बजे तक जो, ठीक है, शाम को 6 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो भैया 4 जून तक आपका फॉर्म का भरा जाना है। डेट 4 जून तक। 4 जून को आपको इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को पहले ही फिल कर लेंगे। हाँ, फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? ओटीआर, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और फी पेमेंट जो है वह आपका लास्ट जो डेट है फीस पेमेंट करने का वह 4 जून ही है। ठीक है, तो 15 यानी कल से फॉर्म जो है फिलअप किया जा रहा है, सॉरी आज से ही फॉर्म जो है फिल किया जा रहा है, यानी आज 15 तारीख है और आज से ही फॉर्म को जो है भरा जा रहा है। करेक्शन का जो फॉर्म का डेट है वह 5 से लेकर 11 जून तक। ठीक है, तो 5 से यानी 4 तक, आप 4 जून को आपका लास्ट डेट है। अगले दिन से यानी 5 से लेकर के 11 तारीख तक आपका करेक्शन का डेट है। करेक्शन का डेट का करेक्शन डेट फॉर्म का मतलब हो गया कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, या आपने सेंटर भरते समय, कई लोग होता है क्या है कि आप सेंटर भर देते हैं, फिर बाद में आपको लगता है यहाँ सेंटर नहीं डालना चाहिए, या आपके मम्मी पापा डांट देते हैं यहाँ सेंटर क्यों डाल दिया, ये क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें होती है। तो आप बीच में जो है आप यानी 5 से लेकर के 11 जून के बीच में अपने फॉर्म का या एग्जाम डेट वगैरह करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन डेट जो है 5 से लेकर के 11 जून तक रहने वाला है। एग्जाम जो होगा वह आपका, मैंने पहले भी आपको बताया, एग्जाम का डेट इसमें यूपीएससी, चूंकि यह एग्जाम यूपीएससी गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, तो इसलिए एग्जाम का डेट पहले से ही फिक्स होता है। और यह आपका एग्जाम का जो डेट है वह है भैया 1 सितंबर को। कब है? 1 सितंबर को आपका एग्जाम का डेट है। तो 1 सितंबर को आपका एग्जाम का डेट है। सभी लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इसको क्रैक कर पाएँ, क्योंकि आपके पास जो है अभी आप मान के चलिए मई में 15 दिन है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, यानी 3 महीने ये है आपका। ठीक है, और 15 दिन इधर है। 15 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि वह रिवीजन का समय होता है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन के लिए उसको आप निकाल दीजिए, उसको आपको रिवीजन करना है वहाँ पर। ठीक है, यानी आपके पास कुल मिलाकर के 3 महीने का ही समय है। तो कुल मिलाकर के 3 महीने का ही आपके पास समय है, और इस 3 महीने में आपको अच्छे से यहाँ पर स्टडी करना है। तो 3 महीने का ही आपको समय यहाँ पर दिया जा रहा है, और अच्छे से प्रॉपर रूप से अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपको यूपीएससी एनडीए का जो एग्ज़ाम है यह आप इसको क्रैक कर पाएँ। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली किसकी, डेट की, कब एग्ज़ाम डेट होने वाला है, कब क्या कैसे करना है आपको। एप्लीकेशन की जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए, चाहे वह गर्ल्स हों चाहे आप मतलब मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पर
₹0 यानी SC ST के लिए कोई यहाँ पे चार्ज जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। NDA जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम अगर बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो जो आर्मी विंग है, जो आर्मी वाले में फॉर्म में अगर आप जैसे आर्मी में थल सेना में, ठीक है, जिसे हम थल सेना कहते हैं, तो थल सेना के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ पर यह इशू नहीं है कि आपका साइंस साइड हो या फिर आर्ट साइड हो, आप आर्ट साइड के हैं बच्चे हैं तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आर्मी में, थल सेना में, केवल थल सेना की बात कर रहा हूँ मैं, थल सेना में अगर आप 10+2 चाहे आप आर्ट साइड से रहे हों चाहे आप साइंस साइड से रहे हों, आप दोनों बच्चे यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आपने 10+2 मैथ और फिजिक्स के साथ किया है तभी आप एयरफोर्स वाले पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और नेवल विंग वाले यानी जो नेवी वाला पोर्शन है, नेवी है, ठीक है, नेवी है या फिर नेवल एकेडमी है, उनको आपको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भरते समय आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है, कैंडिडेट अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम नॉट एलिजिबल, जो अगर कक्षा 11 के बच्चे हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप क्लास 12th में हैं। द कैंडिडेट हु हैव दी क्वालिफाई इन द 12th क्लास, अगर आप क्लास 12th को पास कर लिया तब फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अलाउड टू अपियरिंग इन द UPSC एग्जाम। अगर जैसे आपने कोई टेक्निकल, जैसे कई लोग बच्चे जो है पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, यानी क्लास 10th के बाद वो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो पॉलिटेक्निक की जो आप पॉलिटेक्निक अगर पूरा कर चुके हैं तो वह भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह भी इक्विवेलेंट माना जाता है क्लास 12th के। या फिर वे भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं जो 12th जो है इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इक्विवेलेंट जो माना जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, वह भी बच्चे इस फॉर्म को जो है फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं जो अपियरिंग में है। अपियरिंग का मतलब क्लास 12th में आप लास्ट जो है पढ़ रहे हो, यानी वर्तमान समय में आप क्या हो, जैसे क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो, जैसे या आपका रिजल्ट नहीं आया हो, ठीक है, तो वह भी बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर द debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission of the defense service shall not be eligible for admission। अगर आपको कभी जो है, अगर आपने फॉर्म जो है डिफेंस का NDA का भरा है और उसने जो डिफेंस सेक्टर है उसने आपको डिबार कर दिया तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह उनके लिए है। बाकी दोज कैंडिडेट हु हैव फेल्ड CAPSS या PABT एलियर, तो वह भी जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 12th है भैया। अगर आप थल सेना में जाना चाहते हैं तो चाहे आप आर्ट साइड से हो चाहे साइंस साइड से हो, दोनों बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नेवल एकेडमी या एयरफोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है NDA के थ्रू, तो आपको यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड क्लास 12th का होना चाहिए, वो मैथ और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं NDA सेकंड, जो एज लिमिट है। एज लिमिट की आपकी काउंटिंग कहाँ से की जाएगी भैया, यह देख लो आप, 2/1/2006 से लेकर के 1/1/2009 के बीच में, यानी 2 जनवरी 2006 से जो बच्चे 2 जनवरी 2006 को पैदा हुए या इसके बाद पैदा हुए हों, कहाँ तक, 1 जनवरी 2009 तक, 1 जनवरी 2009 तक, जो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में अगर पड़ रहा है तो वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा भैया, जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर OBC कैटेगरी के बच्चे हैं तो यहाँ पर उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 3 इयर्स का। अगर SC और ST हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी 5 ईयर का आपको यहाँ पर एज जो है रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, चले आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फॉर्म भरते समय जो आप फोटोग्राफ देंगे तो वह 10 दिन से पहले का फोटो ना हो, यानी आपका अधिक से अधिक जो है
मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं फॉर्म का भरने का, तो फोटो जो है 10 दिन से पूरा 10 दिन से पहले का ना हो, पुराना ना हो, यानी लेटेस्ट आपको फोटो जो है इंक्लूड करना है। एंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। ध्यान में रखना है, फोटो जहां आप खिंचवा रहे हैं फोटो किस तरह का हो, नीचे आपका डेट लिखा हो। क्या लिखा हो देख लीजिए, यहाँ ध्यान में रखिएगा। इंश्योर दैट नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका उस फोटो के सामने नाम लिखा हो और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन बाय क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। बड़ा ध्यान में रखिएगा, फोटो जहाँ पे आपने फोटो खिंचवाया जो पासपोर्ट साइज, यहाँ पर मान लो ये फोटो हो गया आपका, यहाँ पर आपका नाम लिखा हो और डेट ऑन। ये डेट ऑन का मतलब क्या है, डेट ऑन का मतलब जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो उस दिन का डेट आप जरूर, नहीं तो आपका जो है फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बदलाव या चेंजेस देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा है। तो फॉर्म भरते समय बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। फोटो में आपका नाम लिखा हो और जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन का डेट हो। यानी आप समझ लीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर 10 दिन से पुराना हो जाएगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा चेंजेस देखा जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए। कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। द कैंडिडेट must ensure that their appearance must match with their photograph at the time of written examination। ठीक है, आपको कैंडिडेट यह जो आप फोटोग्राफ लेके भी जाएंगे, देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपको अपनी फोटो जो क्या करनी है, ले जानी पड़ेगी और इंश्योर करना पड़ेगा जो आपने फोटो दिया है वही फोटो आप लेके जाइएगा। तो यह कुछ काफ़ी बदलाव इसमें इस बार देखा जा रहा है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। चलिए अगले, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो टोटल भैया यहाँ पे कुल 404 पद हैं। 404 पद में आर्मी का मतलब थल सेना वाले में, अगर आप थल सेना में जाना चाहते हैं, ठीक है, इसमें सब ऑफिसर रैंक के ही अधिकारी बनते हैं। तो थल सेना में 208 पोस्ट है, जिसमें 10 जो है पोस्ट लड़कियों के लिए है। तो 208 में से केवल 10 पोस्ट लड़कियों के लिए है, लड़कियां भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, नेवी के लिए अगर आप नौसेना में जाना चाहते हैं, इसमें नौसेना में, ठीक है। अच्छा, इस आर्मी थल सेना के लिए मैंने बताया किसी भी कैटेगरी के आपने अगर 10+2 चाहे आर्ट साइड से हो चाहे साइंस साइड से हो, इसमें आप जा सकते हैं। नेवी में यहाँ पे आपका 12th में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। नेवी में भी, एयरफोर्स और ये नेवल एकेडमी में भी। नेवी में 42 पोस्ट है, 6 पोस्ट जो है लड़कियों के लिए है। वहीं एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो फ्लाइंग, देखिए एयरफोर्स यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है। एक तो फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं जो फाइटर जेट वगैरह ये सब जो है उड़ाते हैं। एक ग्राउंड ड्यूटी होती है, ग्राउंड ड्यूटी पर वो केवल काम करते हैं। और एक ग्राउंड ड्यूटी जो है नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। ठीक है, तो 92 जो पोस्ट है एयरफोर्स में, ये जिसमें 2 महिलाओं सहित है, 2 महिलाएं भी फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत महिलाओं को, बहुत लड़कियों का सपना होता है कि उनको आकाश में उड़ना है। तो जिन लड़कियों को भैया आकाश में उड़ना है, जिनको हौसला रखना है ऊंची उड़ान का, तो वो लड़कियां जरूर इस पोस्ट को अक्सर जो है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, तो टेक्निकल ग्रुप के लिए 18 पोस्ट है, 2 लड़कियों के लिए है, और नॉन टेक्निकल के लिए 10 पोस्ट है और 2 लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पर टोटल कुल यहाँ पे पोस्ट कितने हैं, तो एयरफोर्स में हो गया 92, तो 92, 18 और 10 यानी कुल मिला के आप जोड़ सकते हैं, तो टोटल यह पोस्ट हो जाएगा। नेवल एकेडमी के लिए टोटल जो है 34 पोस्ट है और 5 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर कुल 4 कैटेगरी के आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं, थल सेना में, नौसेना में, एयरफोर्स में यानी वायुसेना में, और नेवल एकेडमी में आपको यहाँ पर फॉर्म जो है देखने को मिल जाता है। तो टोटल 404 पोस्ट है इस बार। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। कहाँ कहाँ आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेंटर दिया हुआ है। तो चलिए सेंटर की बात कर लें। अगरतला, गोरखपुर, पटना, आइजवाल, इम्फाल, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर यानी महाराष्ट्र, जबलपुर, रांची, भोपाल, जोरहट, सिलीगुड़ी,
गाजियाबाद, पणजी, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुदुचेरी, अनंतपुर, राजकोट, बरेली, जोधपुर, शिमला, चेन्नई। फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है कहाँ आप सेंटर डालना चाहते हैं। नवी मुंबई, अजमेर, ग्वालियर, प्रयागराज, अल्मोड़ा, ईटानगर, बेंगलुरु, जम्मू, शिलोंग, चंडीगढ़, कोच्चि, आगरा, गुड़गांव, पोर्ट ब्लेयर, अलीगढ़, इंदौर, रायपुर, जयपुर, संबलपुर, बिलासपुर, कारगिल, श्रीनगर। ठीक है, अगर घूमना चाहते हैं भैया जम्मू कश्मीर तो कारगिल आप भी सेंटर डाल सकते हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, यहाँ पे धारवाड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक, गया, गौतम बुद्ध नगर यानी उत्तर प्रदेश, कोहिमा, कोलकाता, कोझिकोड, लेह, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मांडी, ठीक है, मांडी मतलब हिमाचल प्रदेश, मांडी जिला है, मुंबई, मैसूर, श्रीनगर उत्तराखंड, ठाणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपट्टी, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और नागपुर और हनुमानकोड़ा। तो इन जगह पर आप सेंटर डाल सकते हैं। सेंटर डालते समय सावधानी पूर्वक सेंटर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप क्या करते हैं गलती कर जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कई बच्चे जो है दूर होने की वजह से पेपर देने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पेपर आपका सितंबर में होने वाला है 1 सितंबर को, और उस समय बारिश का समय होगा। तो बारिश के समय आपको सेंटर ऐसे जगह डालना जहां पर आप प्रॉपर सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वह 2 मेथड में है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 है। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, एक आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और एक आपका जब रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, जिसे हम बोलते हैं इस एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में आपका यहाँ पर 2 पेपर होने वाला है, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर फर्स्ट किसका होगा? यह आपके मैथमेटिक्स का होगा। किसका होगा? मैथमेटिक्स का होगा। और पेपर जो सेकंड होगा यह आपका जनरल स्टडी का होगा। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। 300 नंबर का ये होने वाला है, 600 नंबर का ये होने वाला है। वहीं एसएसबी जो इंटरव्यू होगा सेम उतनी ही इक्विवेलेंट वैल्यू की, यानी 900 का आपका एसएसबी होगा। ये 5 दिन का इंटरव्यू आपका चलता है। तो 5 डेज का इंटरव्यू चलेगा और यह टोटल इंग्लिश में चलेगा, हिंदी में नहीं होता है। यानी जो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, हिंदी में नहीं। तो अभी से जिन बच्चों को हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, अगर वो एनडीए का अप्लाई कर रहे हैं तो एनडीए अप्लाई करने से पहले आप अपने आप को समझ लें, परख लें कि हम यह इंग्लिश स्पीकिंग कर लेंगे अच्छे से, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मैंने बताया आपका जो स्कीम होगा, जो रिटन टेस्ट का होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा। 2 पेपर आपके होने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा दोनों पेपरों में। अच्छा, मैथमेटिक्स वाले में आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 2.5 घंटे का, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे। दोनों प्रश्न पत्र जो हो वो कैसे होंगे? तो यह आपके ऑप्शनल होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। कैसे होंगे? बहुविकल्पी ऑप्शनल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग पोर्शन में। मैथ जो है आपका 300 नंबर का रहने वाला है, और यहाँ पर आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वह 600 नंबर का रहने वाला है। यानी यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी आपका यहाँ पर जो एसएसबी इंटरव्यू है 900 है। क्या इसमें रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव जो मार्किंग है यह 1/3 है। कितना? 1/3 पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करते हैं
तो आपका 1/3 मार्क्स सही वाले में से काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा क्राइटेरिया है, इसको आप अच्छे से समझ लें कि आपको किस तरह से करना है। अच्छा, अब ये मैथ और जनरल एबिलिटी में पूछा क्या जाएगा, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस पोर्शन से प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। तो एलजेब्रा जो यहाँ पर जो बच्चे 11th और 12th में 11th और 12th में जो आप मैथ में पढ़ते हैं साइंस साइड वाले बच्चे, ठीक है, 11th और 12th में जो साइंस साइड वाले बच्चे मैथ में पढ़ते हैं, आपका 11th का भी कवर करना है, 12th का भी। जो 11th में एलजेब्रा वगैरह में जो भी यहाँ पे टॉपिक है उनको भी टॉपिक कवर करनी है, और साथ साथ में आपको 12th का भी टॉपिक जो है कवर करना है। तो एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, 2D एंड 3D से पूछा जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से नियर अबाउट लगभग जो है 20 प्रश्न, यानी 120 में से लगभग आप मान के चलो कि 20 प्रश्न केवल प्रोबेबिलिटी से रहता है। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक मिला करके 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, इन दोनों पोर्शन से, तो इन दोनों पोर्शन से भी काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यानी एक इंटीग्रल और इससे लगभग अगर इनसे मान लिया जाए तो ये लगभग आपको 32 से 35 प्रश्न 32 से 35 प्रश्न इन डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और ये इक्वेशन, इनको मिला करके इतने प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, तो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 से 15 प्रश्न। एलजेब्रा से भी आपका लगभग 12 से 15 प्रश्न यहाँ भी एलजेब्रा वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। वहीं ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग जो है 14 से 16 प्रश्न आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से देखने को मिल जाते हैं। वहीं वेक्टर एलजेब्रा से भी लगभग इतना ही 12 से 16 प्रश्न आपको वेक्टर एलजेब्रा से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह थोड़ा क्राइटेरिया है, आप अच्छे से स्टडी करें, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा जो पेपर होगा। ये तो पहला पेपर हो गया मैथ का, जो 2.5 घंटे में करना है, 120 प्रश्न आपको इसमें करने रहेंगे। अच्छा, क्या इसके लिए कोई न्यूनतम यानी जो है मिनिमम मार्क्स भी है? हाँ, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स है 40%। 40% का मतलब कि 120 का अगर 40% आप निकालोगे, 120 का 40%, तो ये हो जाएगा 0 यानी 12 चौक 48, यानी कम से कम आपको तो 48 प्रश्न करने ही करने हैं। ठीक है, इससे नीचे नहीं करना है। ठीक है, 48 प्रश्न करने हैं, तो आप इसमें पास आउट अपने आप को मान के चलिए, आप जो है क्वालिफाई होंगे। अच्छा हाँ, बात मैं कर रहा था यहाँ पे जनरल एबिलिटी, जो दूसरा पेपर होगा, इसमें 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन होगा इंग्लिश का। कुल टोटल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में से 50 प्रश्न 150 में से 50 प्रश्न ये पूछे जाएंगे इंग्लिश से। कहाँ से पूछे जाएंगे? इंग्लिश से पूछे जाएंगे। जो जनरल इंग्लिश होता है, जो ग्रामर आप पढ़ते हो, वही ग्रामर से यहाँ पे जो है कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, ग्रामर वाले, ठीक है, वोकैबुलरी, तो आपका जो पैराग्राफ एरर होता है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, तमाम एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वो सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते चलिएगा जो जनरल स्टडी में पूछा जाएगा। तो जनरल स्टडी में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जनरल स्टडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, प्लस करंट अफेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये पोर्शन रहेंगे जिसको आपको कवर करना रहेगा। फिजिक्स से फिक्स है
25 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 16 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या कभी कभी 16 रहती है, कभी कभी कम, तो 18 से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बायो से, ठीक है। बाकी जो प्रश्न बचे, शेष प्रश्न आपको इन सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन करंट अफेयर से लगभग नहीं, 15 प्रश्न जो है अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से लगभग 14 से 15 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यह आपका सिलेबस रहने वाला है, इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक जो है आप सभी लोग जो है पढ़िएगा। अगर आप एनडीए में जज्बा रखते हैं, एनडीए में जाने का जज्बा है, आपको उड़ान भरने का शौक है, आपका सपना है, तो आप एनडीए जरूर जो है फॉर्म को अप्लाई करिए। जो भी बच्चे जो है अगर साइंस साइड से हैं तो वो जरूर इस फॉर्म को भरें। अच्छा, मेडिकल की अगर हम बात कर लें, क्या मेडिकल प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो मेडिकल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इट विल हाउ एवर बी इंश्योर दैट कैंडिडेट इज इन गुड हेल्थ। उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे कौन बच्चे यहाँ पर नहीं फॉर्म को जो है, अगर आपको कोई डिसीज वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं, तो कौन कौन से नहीं फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो नो स्वेलिंग इंक्लूडिंग ट्यूमर्स, सिस्ट, swollen या फिर lymph nodes और anywhere on the body, no sinus fistula anywhere on the body, ये सब चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। नो हाइपर हाइपोपिगमेंटेशन, एनी अदर डिसीजेड सिंड्रोम, डिसेबिलिटी ऑफ द स्किन, ठीक है। नो हार्निया एनीवेयर ऑन द बॉडी, नो स्केयर्स विच कैन इम्पेयर ऑफ द फंक्शनिंग एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट डिसफिगरमेंट, ठीक है। तो ये पूरा एक आपका मेडिकल यहाँ पर चेकअप होगा। तो मेडिकल चेकअप में पहले आप अपने आप को देख लें कितना आपको क्या, यहाँ पे मैंने पूरा डाटा दिया हुआ है, आप डाटा को यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू आप पा सकते हैं रिजल्ट मित्रा ऐप पर जा करके, ठीक है। तो रिजल्ट मित्रा ऐप पर जा करके, बाकी मैंने पहले भी यह जो है बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा वहाँ पे कवर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए वेट जो है कितना होना चाहिए, वेट और हाइट जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कौन से बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए जो फीमेल कैटेगरी के हैं, जो फीमेल कैटेगरी के लिए हैं, अगर उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, कितनी 152 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट है, तो इनका वेट कम से कम 46 से 48 किलोग्राम होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, तो इनकी जो एज है वह 16 से अगर 18 के बीच में है, 16 से 18 वर्ष के बीच में है, तो आपकी वेट जो होनी चाहिए, अक्सर 152 सेंटीमीटर की है, तो 46 से 48 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एज के अनुसार होगा, 16 साल होगा तो आपका 46 किलोग्राम होना चाहिए, 18 वर्ष है तो 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो हाइट में थोड़ा सा कम है, 150 सेंटीमीटर की अगर आप हाइट धारण करते हैं, 16 से 18 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है, तो 42 केजी से 44 केजी के आसपास आपका वेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हम हाइट की बात करें मेल कैटेगरी के, तो एक मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें, आपका एज जो है आपकी वेट जो है उसी अनुसार होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे भी मेडिकल में भाई कई बच्चे होते हैं कि भैया सब कुछ क्वालिफाई कर लेने के बाद में मेडिकल में भी छट जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तब आपका जो वेट होना चाहिए वह 55 से, यानी एज जो है, एज वही 16 से 18 वर्ष के बीच में है, तो 55 से 56 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट कम है, 155 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है, तो आपका जो वेट होना चाहिए वह 50 से 52 केजी के आसपास होना चाहिए। वो हाइट के अनुसार है। बाकी आप वेबसाइट पर यानी upsc.nic.in पर वेबसाइट पर जा कर के भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके हाइट के अनुसार वहाँ पर कितनी एज है। तो आप अपनी पहले हाइट चेक कर लीजिएगा, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। 152 सेंटीमीटर तक आप भर सकते हैं, 152 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन SC ST के लिए मिलता है, वो क्राइटेरिया आप वहाँ पर ज़रूर देख लें।
तो जिन भाई बहनों को जाने का सपना है किसमें, डिफेंस में, उनको जो, ठीक है, तो डिफेंस में अगर आपको जाने का जज्बा है, आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहुत सी लड़कियां हमारी बहनें यहाँ पर ऐसी हैं जो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो उनके लिए यह विशेष मौका है, क्योंकि पहले एनडीए में लड़कियां नहीं फॉर्म फिल कर सकती थी, अब लड़कियां भी फॉर्म को फिल कर सकती हैं। आप भी जो है फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करिए, आप मेहनत करिए, बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करिए, और रिजल्ट मित्रा की टीम आपके साथ है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि कौन कौन जो है एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहता है। तो जो बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी आधार पर हम लोग तय करेंगे कि भाई एनडीए का भी बैच चलाना है या फिर नहीं चलाना है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जाकर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कमेंट होंगे तभी उस पर जो है आपका उस पर सोचा जाएगा, ठीक है। तब तक आप सभी भाई बहन